हे गाइस, इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर। आज है डे 40 जिसमें हम कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी। डे 40 का मतलब है कि 39 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। और अभी हम लोग मैथ्स की क्लासेस हमने शुरू करी हैं, जिसमें हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम मैथ्स में फुल स्कोर करेंगे। डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आने के बाद आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका a रेशियो b इज इक्व टू 2:3, b रेशियो c इज इक्व टू 6:5। आपको बताना है a रेशियो b रेशियो c। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है वो अगर आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप जो पुरानी वीडियोज है वो देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना है a रेशियो b रेशियो c। देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है a रेशियो b, तो a रेशियो b दिया हुआ है 2:3, और b रेशियो c आपको दिया हुआ है 6:5। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए अब एक ही क्वेश्चन में, एक ही रेशियो में आपको b की दो वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। तो उसी का हमको यूज करना है। क्या करेंगे हम a रेशियो b को यहाँ लिखेंगे ऐसे, a रेशियो b, और b के नीचे यहाँ पे b रेशियो c, क्योंकि भाई b तो एक ही होगा, है ना। तो अब सेम इसी फॉर्मेट में जो इनकी वैल्यूज दे रखी है उनको भी लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया a रेशियो b और b रेशियो c। हमें क्या करना है, हमें जो आप b देख रहे हो, b की ऊपर वैल्यू 3 है, नीचे वैल्यू 6 है। क्या b की दो वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को इक्वल करेंगे। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये 3 है, 3 को 6 बना दो, है ना। तो अगर 3 को 6 बनाना है तो इस पूरे रेशियो से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 रेशियो, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2 टू ज़ा 4 रेशियो 3 टू ज़ा 6, और नीचे भी आ गया 6:5। नीचे नहीं छेड़ना। अगर नीचे भी एक ऐसा नंबर है तो आपको बैलेंस करना है, भले आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़े। तो देखिए b की वैल्यू सेम हो गई 6, तो इसको आप लिखेंगे 4:6:5। तो आपका आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं ऐसे ही आप इनको करते रहेंगे तो आपकी चीजें आपको आते रहेंगी अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, यदि पी क्यू आर एस तथा टी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन इनका औसत नहीं है? If P, Q, R, S and T are 5 consecutive odd numbers, then which of the following is not their average? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एवरेज आना चाहिए। हालांकि पहले भी क्वेश्चन में मैं एवरेज को समझा चुका हूं एक प्रीवियस ईयर वाली क्लास में ही, शायद पहली या दूसरा डे था। इसमें भी आपको समझना पड़ेगा एक चीज। मैंने आपको जो पिछली बार बताया था वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे 4 नंबरों का एवरेज निकालना है, जैसे यहीं पर है पी क्यू आर एस टी का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी, और पूरे को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, है ना। यही तो होता है एवरेज। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्रमागत संख्या है, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अगर क्रमागत संख्या, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे एवरेज निकालना है 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मुझे अगर एवरेज निकालना है इन सबका, तो मैं पहले क्या करता हूं, ये नंबर्स का डिफरेंस चेक करूंगा। तो डिफरेंस सबका 1 1 डिफरेंस है, यानी अगर डिफरेंस सेम हुआ, यानी कंजिकेटिव डिफरेंस सेम का मतलब कंजिकेटिव नंबर्स हुए, क्रमागत संख्याएं हुई, तो इसका जो एवरेज होता है, हालांकि आप वैसे भी निकाल सकते हो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5, तो भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कंजिकेटिव नंबर्स हैं तो जो बीच वाला नंबर होता है वो आपका एवरेज होता है। जैसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप देखोगे कि सब में 2 2 का डिफरेंस है, यानी कंजिकेटिव नंबर की सीरीज है। बेसिकली ये कंजिकेटिव इवन नंबर की सीरीज है, क्रमागत सम संख्याओं का सीरीज है ये, है ना। तो क्रमागत सम संख्याओं की सीरीज है। अगर आपको जनरली एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जब आप वैसे भी आंसर निकालोगे तो आंसर आपका 6 ही आएगा। तो बीच वाला जो नंबर होता है वो आपका एवरेज होता है, अगर सीरीज जो है कंजिकेटिव है, क्रमागत है। ये चीज क्लियर हो गई, मैं पहले भी आपको ये चीज समझा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं पी क्यू आर एस और टी। ठीक है,
5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन इनका औसत नहीं है? विच वन ऑफ द नॉट इज द एवरेज? कौन सा एवरेज नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला है पी, हम करके देखते हैं कि हमारे पास एवरेज के कितने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि इन सबको जोड़ना, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी अपॉन क्या 1 2 3 4 5। तो भैया पांचवा जो सी है ये तो हमारा एवरेज है, बोल सकते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो क्रमागत विषम संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है, तो कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज अगर है तो जो बीच वाला नंबर होता है वो हमेशा एवरेज होता है, यानी जो आर है वो भी आपका एवरेज है। ठीक है, आर भी आपका एवरेज हो गया। अब बचा ए और डी। ठीक है, अब यहां पे ए है p प्लस 4 और डी है p q r s t अपॉन 5। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अब यहाँ पे अगर आपको ए समझ में नहीं भी आ रहा है ना कि p प्लस 4 कैसे आया, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पे डी ही हो जाएगा, p q r s t अपॉन 5। क्यों? क्योंकि इन सब के मल्टीप्लीकेशन को 5 से डिवाइड करने पे इनका एवरेज कभी नहीं निकल सकता। तो इसमें से कौन सा इसका एवरेज नहीं है? ये वाला तो हमारा फिलहाल आंसर हो गया। लेकिन जो ए ऑप्शन है p प्लस 4, जो p प्लस 4 ऑप्शन है वो कैसे आया वो हमको सही देखना है। तो p प्लस 4 आने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अगर p प्लस 4 आया है तो कैसे आया है वो हमको समझना पड़ेगा। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको कुछ नंबर्स ले रहा हूं जो क्रमागत विषम संख्याओं की सीरीज होगी। जैसे कि मैं ले रहा हूं 3 5 7 9 और 11। ठीक है, 3 5 7 9 और 11 मैंने ले लिया नंबर। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसका एवरेज निकालूंगा तो मुझे पता है कि क्रमागत इसका नंबर एवरेज क्या होगा? 7 होगा इसका एवरेज। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 5, तो भी 7 ही आंसर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 7 है, जो पहला नंबर है 3 में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो इसका एवरेज आ जाता है। आता नहीं आता है? देखो, तो यानी पहला नंबर है p, उसमें अगर 4 ऐड करोगे तो एवरेज आना ही आना है ना? तो यानी इसका मतलब ए भी आपका एवरेज होगा, तो इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? षटकोण के सभी अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों भी बताया था, डे 5 में मेरे ख्याल से बताया था कि जितने भी आपके ये क्लोज फिगर हैं, शुरुआत करिए स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब स्क्वायर हो गया 4 साइड वाला, फिर पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ठीक है, ये सब चीजों का इंटरनल का एडिशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो षटकोण आप सबको पता है कितना? षटकोण का मतलब 6 उसमें साइड्स होती हैं। ठीक है, यानी ये बनता है आपका षटकोण। दिख रहा होगा सबको आई होप। ये आपका षटकोण है। तो षटकोण के जो अंदर के साइड्स का आपका जो एडिशन होता है इंटरनल एंगल्स का, वो आप याद रखेंगे, वो होता है 720 डिग्री, 720 डिग्री होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 720 डिग्री जो है एक हेक्सागन के इंटरनल एंगल्स का सम होता है। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ याद करने वाली चीज है। 720 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर है तथा इसमें 210 मीटर क्यूब पानी आता है, तो इसकी गहराई क्या होगी? If the length and width of a pond is 7 meter and 6 meter respectively and it contains 210 meter cube water in it, then its depth will be। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई है ना, लेंथ और विड्थ अगर 7 मीटर और 6 मीटर है आपसे बोला गया, तो आपको बताना। अब तालाब कैसा होगा? तालाब एक घनाभ होगा। घनाभ मैंने आपको इससे पहले क्लासेस में बता रखा क्या होता है। जो आपका रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसका 3 डायमेंशनल फिगर। मैं एक बार एक आपको बना के दिखाता हूं। ये है 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, किसका? एक घनाभ का, यानी एक तालाब है। तो तालाब का पानी आना मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझा था कि कप है अगर, तो उसके अंदर जितना पानी आता है वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना? वॉल्यूम का मतलब उसके जिसमें जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम होता है। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना पानी आता है? 210 मीटर क्यूब पानी आता है, तो यानी वॉल्यूम की जगह पे 210 आ जाएगा। लेंथ कितनी है? आपको बोला गया है लेंथ 7 मीटर है, और विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर है, और हाइट यानी ऊंचाई आपको, या गहराई भी आप यहाँ पे कह सकते हो, आपको निकालनी है। तो h को यहाँ रहने दीजिए, 7 और 6 को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 210 बटा 7 गुणा 6। 7 या 21 होता है,
6 पंजे 30 होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 मीटर आपका आंसर होगा। इस क्लास में सिर्फ मैंने 4 ही क्वेश्चन लिए थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो अभी छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, जब आप लोगों की बढ़ेगी, जो क्लासेस के व्यूज हैं वो बढ़ेंगे, जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ने लगेंगे। अभी क्योंकि शुरुआती क्लासेस हैं इसलिए क्वेश्चंस कम रख रहे हैं, धीरे धीरे 1-1 घंटा 2-2 घंटे क्लासेस भी हम लोग लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर क्लास छोटी है, जैसे ये वाली क्लास मुश्किल से 10 मिनट की है, तो आप तब तक जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है वहां से पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो जी, अब मिलते हैं आप लोगों से डे 8 में, यानी कल, फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।